हेलो बच्चों, बिंदास भौतिकी में आ गए हो। तो अब चलो भौतिकी सीखते हैं। तो आज के भौतिकी में हम क्या सीखने वाले हैं, सुना। पिछले लेक्चर में हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज हमने पढ़ लिया था, ठीक। लाइन चार्ज, फाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, ठीक। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही ये हिस्सा है, ठीक। अब रिंग और डिस्क का पहले तो मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा जस्ट फॉर योर बोर्ड पर्पस। उसके बाद कंसेप्ट तो समझेंगे ही साथ में, बिना कंसेप्ट के डेरिवेशन का क्या लॉजिक, ठीक। फिर छोटे छोटे एक दो क्वेश्चंस करा दूंगा। लेकिन आज के लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में अभी तक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा है उनके प्रीवियस ईयर नीट और जेई में आए हुए क्वेश्चंस जो होंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल दीजिए अपने वीडियो में। तो मैं अब से एक काम करने वाला हूं कि हर चैप्टर का कुछ कुछ पार्ट जब हो जाया करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे काफी बड़ा पार्ट है, तो हर चैप्टर का कुछ कुछ पार्ट जब हो जाया करेगा ना, फिर उस पार्ट के बाद मैं प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस का एक वीडियो डाल दिया करूंगा वहां तक के लेक्चर्स का, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पूरा लेक्चर या पूरा चैप्टर मैं पूरा बना दूं पहले वीडियो और फिर उसके बाद क्वेश्चंस डालूं तो क्वेश्चंस के ही बेटा अप्रोक्सीमेटली 2-3 वीडियोस बन जाएंगे। तो उससे ज्यादा बेटर है कि अभी हम टॉपिक सीखते जाएं और फटाफट उसके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस देखते जाएं। ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद भी रहेगा, ठीक। सारे ऑब्वियसली मैं आपको अब जैसे 1983 में आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है वो तो मैं नहीं बता सकता। कोशिश करें कि पिछले 5, 6, 7 साल में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी, उनका डिटेल सॉल्यूशन का मैं वीडियो डालूं, ठीक है, ठीक। चल तो स्टार्ट करें आज। देखो तो शुरुआत करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग on its axis। उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कितना प्रोड्यूस करेगी वो हम देखने वाले हैं। समझना ध्यान से। देखो जैसे मान लो ये एक रिंग है, ठीक। रिंग का मतलब समझ रहे हो ना, एक सिंपल सा वायर है गोल, ठीक है। इस रिंग को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया, इस रिंग को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया और इसे टोटल चार्ज दिया हमने Q। इस रिंग के बारे में पहले पूरी जानकारी ले लेते हैं। इसका पहले आधार कार्ड बना लेते हैं। इसका रेडियस है R, ठीक। इस रिंग में जो लैम्डा है वो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसकी लैम्डा, ठीक। इस रिंग पे तुमने चार्ज दे दिया इस तरीके से, यूनिफॉर्मली चार्ज है सबसे पहली बात। और हमसे बोला गया कि इस रिंग की एक्सिस पर इसके सेंटर से x दूरी पर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्लियर है ना कि हमें इस रिंग की एक्सिस पर उसके सेंटर से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इसका मतलब समझना क्या है, ये रिंग है ऐसे, ठीक। इस रिंग को मैंने ऐसे मोड़ दिया सबसे पहली बात, ठीक। इस तरीके से जो डायग्राम शो करने की कोशिश की वो इस तरीके से ऐसे रखी है रिंग। अब इसके सेंटर से पास हो रही होगी इसकी एक्सिस, ठीक। तो रिंग के सेंटर से, यहां से सेंटर से x दूरी पर, ये मार्कर की लंबाई है ना, ये x मान लो, तो सेंटर से x दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पूरे रिंग की वजह से वहां पर कितना होगा, ठीक। समझना है। और जानकारी क्या क्या पता है हमें, इसमें माता पिता का नाम क्या पता है हमें कि इस पे टोटल चार्ज है Q और लैम्डा इसकी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब होता था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी का ही क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बेटा रिंग के पास अगर तुम चार्ज देने की कोशिश करोगे तो वायर तो केवल इतने हिस्से में ना, अंदर तो खाली है, वायर तो केवल इतने हिस्से में, तो जो चार्ज दोगे वो पूरा कहां पे बढ़ जाएगा, रिंग की सरकमफ्रेंस पे। सरकमफ्रेंस बोल लो या उसको रिंग की लंबाई कह लो, लेंथ कह लो, एक ही बात। क्लियर। तो यहां पे अगर लैम्डा को हम लिखना चाहें तो यहां पर रिंग के केस में लैम्डा क्या हो जाएगा, Q/2πr, सिंपली। यहां तक की बात समझ में। तो ये तो जानकारी थी। अब रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की शुरुआत करते हैं। कैसे, सुनना। जैसे ये रही अपनी रिंग,
ठीक, ये रिंग है, इसके सेंटर पे x दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी जो पढ़ा था अभी पिछली क्लास में, वो हमने लाइन चार्ज के लिए पढ़ा था, फाइनाइट स्ट्रेट लाइन चार्ज था। अब उसी लाइन चार्ज को मोड़ दिया है, ठीक है, चार्ज तो अभी भी लंबाई में ही बटा हुआ है, ठीक। तो सिंपली उसको निकालने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का तरीका यही है कि आप एक छोटा सा एलिमेंट लो, उसकी वजह से, जिस पे चार्ज है dq मान लो, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और फिर पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटीग्रेट कर दो, ठीक, समझ में। तो अब बेटा साफ साफ समझ में आ रहा है, चार्ज तो सिर्फ कहां बटा है, उसकी लेंथ पे, सरकमफ्रेंस पे बटा है, तो हमें सरकमफ्रेंस पे छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, रिंग के सरकमफ्रेंस पे इस जगह पर छोटा सा dl लेंथ का एलिमेंट ले लिया, यहां पर dl लेंथ का एलिमेंट ले लिया, ठीक, ये इतना सा, ये इतना सा dl लेंथ का एलिमेंट ले लिया, जिसपे चार्ज में dq मान लूंगा, जिसपे चार्ज में कितना मान लूंगा, dq मान लूंगा, ठीक। अब सुनो, ये क्या है, ये डिस्टेंस है r, रेडियस, ठीक। अब इस dl लेंथ के एलिमेंट की वजह से जिसपे चार्ज dq है, मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा, पहली बार पढ़ रहे होगे, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। dl लेंथ, तो एक चीज बताओ, ये लंबाई कितनी, ये r है, ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये सिंपली आपकी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस से, ठीक। ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर समझ में आ रही क्या है, कि सिंपली ये रिंग है, रिंग के सेंटर से ये लंबाई x है और ये r है, यहाँ dl लेंथ हमने यहाँ लिया, मान लो टॉप पे लिया, ये रिंग है और dl एलिमेंट यहाँ पे लिया है टॉप पे, ठीक। तो ये लंबाई x है और यहां से यहां तक की लंबाई r है, तो इस पॉइंट से, टॉप से, dl एलिमेंट से उस पॉइंट को जोड़ोगे तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, x r, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। चलो अब सुनो, तो dl लेंथ के एलिमेंट की वजह से अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, चार्ज क्या है, dq, ठीक। तो इस dq चार्ज की वजह से सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जिसको हम कुछ dE लिख देते हैं, जिसको हमने क्या लिख दिया, सिंपली dE लिख दिया। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई, क्लियर है ना चीज, ठीक। चलो अब देखो, ये एंगल को थीटा मान लो, इस एंगल को क्या मान लो, थीटा, ठीक। तो अब DE के दो कंपोनेंट कर देते हैं, DE के दो कंपोनेंट, ये एंगल थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी थीटा हो जाएगा, तो इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, DE cos थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा, DE sin थीटा, DE cos थीटा और DE sin थीटा, ठीक, समझ में आया ना। ये एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, DE नीचे की तरफ आया, तो इधर की तरफ परपेंडिकुलर, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आ गया, DE cos थीटा, और पैरेलल कौन सा आ गया, DE sin थीटा, ठीक। अब क्योंकि तुम समझदार हो, तुम्हें एक बहुत छोटी सी समझ में आएगी कि यहां पर अगर हम एक छोटा सा dl लेंथ का एलिमेंट ले, यहां पर भी dl लेंथ का एलिमेंट यहीं पर भी ले और उस पर भी चार्ज dq मान लिया, मान लो, ठीक। तो उसकी वजह से भी बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, DE आ जाएगा, ये x है, ये r है, ये भी कितनी होगी, r, तो ये x और ये r, तो ये एंगल भी सिंपली कितना आ जाएगा, थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट से कहानी, ये भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब DE का इसका कंपोनेंट करोगे तो इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट DE sin थीटा आ जाएगा, और इसका कंपोनेंट भी राइट डायरेक्शन में DE cos थीटा आ जाएगा, ठीक। तो ध्यान से समझो, इन दोनों एलिमेंट की वजह से जो जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट में लिए हैं मैंने, उन दोनों की वजह से उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो DE sin थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल आउट नहीं हो रहे, DE sin थीटा वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, और ऐड कौन से हो रहे हैं, DE cos थीटा वाले, जो उस रिंग के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, वो वाले कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, और DE sin थीटा वाले सिंपली कैसे आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अब एक चीज सिंपली समझना कि ऐसे करके रिंग पे इनफाइनाइट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ले सकते हैं। ये रिंग है, ऐसे इस तरीके से ये रिंग है, ठीक।
तो इस एलिमेंट की वजह से डी साइन थीटा, इस एलिमेंट की वजह से डी साइन थीटा कट गया। एक एलिमेंट पीछे ले लो, इधर मतलब इधर, तो इस एलिमेंट की वजह से डी साइन थीटा, इस एलिमेंट की वजह से डी साइन थीटा, वो कट जाएगा। कहीं पर भी ले लो, इधर ले लो, एक ऊपर ले लो, एक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट ले लो, तो डी साइन थीटा कट जाएंगे। तो सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स अगर तुम लोगे रिंग में, तो डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट सबके कैंसिल आउट हो रहे हैं, और ऐड कौन से हो रहे हैं? सिर्फ डी कॉस थीटा वाले, डी कॉस थीटा वाले सिंपली ऐड अप हो रहे हैं। ठीक, तो यानी कि हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा डी कॉस थीटा के इंटीग्रेशन से, और जो कि उस रिंग के परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना चीज? तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, वो सिर्फ क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीई। डीई इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट की वजह से था, जिसका चार्ज कितना मान लिया था? डी क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर, या k q अपॉन आर स्क्वायर। q की जगह चार्ज कितना माना है? डी क्यू, तो k डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर तो रेडियस हो गया। इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलोगे ना, तो इस एलिमेंट से यहाँ तक की दूरी चाहिए ना, जो कि कितनी है? √r² प्लस x स्क्वायर, और फिर उसका भी स्क्वायर, तो ये अंडर हट जाएगा सिंपली, तो क्या बचेगा? r² प्लस x स्क्वायर। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कॉस थीटा, अब ध्यान से देखो, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हो जाएगा थीटा के लिए? x, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ये √r² प्लस x स्क्वायर। तो कॉस थीटा को भी लिख देते हैं यहाँ पे x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर हाफ। अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा? हाफ सिंपली। ठीक, पावर कितनी? हाफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब सुनो ध्यान से, अच्छे से समझ लेना ये चीज, यहां तक की बात आपको समझ में आई ना? क्लियर चीज? ठीक, अब ध्यान से समझो। तो यहां तक की कैलकुलेशन रखते हैं, फिर आगे यहीं पे मैं कंटिन्यू करता हूं। सुनो ध्यान से, पॉज करके नोट कर लेना, तब तक ये वाला जुड़ाएगा। ठीक, सुनो, कैलकुलेशन खत्म कर ले फिर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्स, सेंटर से कितनी दूरी पे चाहिए? x, वो की कांस्टेंट वैल्यू, r रिंग का रेडियस r, वो भी कांस्टेंट वैल्यू। तो इंटीग्रेशन से क्या बाहर आ जाएगा? k x अपॉन, यहां क्या बचेगा? r² प्लस x स्क्वायर होल टू दी पावर 1 है, और यहां कितनी है? 1/2, तो मल्टीप्लाई होकर पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? r² प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, पूरा r² प्लस x स्क्वायर, और फिर r² प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे पावर टोटल कितनी है? 1, और यहाँ पावर कितनी है? 1/2, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक, अब तो इंटीग्रेशन में क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ dq बचा। क्या बचा? dq। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू kx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब तुम सोचो dq की वैल्यू क्या रखें? dq क्या है? इस छोटी सी लंबाई का चार्ज, छोटी सी लंबाई कितनी? dl। अब लैम्डा क्या होता था? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि वायर के 1 मीटर में चार्ज कितना होगा, तो वायर के 1 मीटर में चार्ज है लैम्डा, तो dl लेंथ में चार्ज कितना होगा? लैम्डा dl। समझ में आया ना? 1 रुपए की है 4 चॉकलेट, 1 रुपए की कितनी? 4 चॉकलेट, तो 5 रुपए की कितनी होगी? तो क्या करोगे? 4 × 5 सिंपली, तो 1 मीटर का चार्ज है लैम्डा, तो dl लेंथ का चार्ज कितना है? लैम्डा dl। तो dq को क्या लिख सकते हो? लैम्डा इंटू dl। तो dq को यहां से क्या लिख सकते हो? लैम्डा इंटू dl। ठीक है, पॉज करके नोट करो फटाफट, मैं कैलकुलेशन आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक, चलो अब सुनो ध्यान से, लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू, लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का क्या मतलब है? कि रिंग के हर 1 मीटर में बराबर बराबर चार्ज होगा। ठीक है, लंबाई के साथ चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो सुनो ध्यान से, लैम्डा भी कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली क्या हो जाएगा? k लैम्डा x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dl। इंटीग्रेशन ऑफ dl का क्या मतलब है? छोटे से एलिमेंट का इंटीग्रेशन। छोटे से रिंग मतलब
रिंग जो है वो पूरे छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलकर बनी है ना, और एक छोटे से एलिमेंट की लंबाई कितनी है dl, एक और छोटा सा एलिमेंट बगल में लेना dl, एक और छोटा सा एलिमेंट लेना dl, dl 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 dl। अब इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन, कंटिन्यूअस फंक्शन में एडिशन, ठीक। तो हमें कुल मिला के इंटीग्रेशन से क्या पता पड़ रहा है, लैम्डा को अगर बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन ऑफ dl से हमें क्या पता पड़ेगा कि हमें इन सारी छोटी छोटी लंबाई को जोड़ना है। अब अगर सारी रिंग के छोटे छोटी लंबाइयों को जोड़ देंगे तो पूरी रिंग की लंबाई आ जाएगी, जो कि कितनी होती है, सरकमफ्रेंस 2 पाई r। कितनी होती है, 2 पाई r। क्लियर है ना चीज, ठीक। तो इंटीग्रेशन जब dl का करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r, ठीक, 2 पाई r। अब ध्यान से देखो, लैम्डा क्या था, q अपॉन 2 पाई r, q अपॉन 2 पाई r। तो लैम्डा इंटू 2 पाई r क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2 पाई r। 2 पाई r को इधर ले जाओ तो q हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, k q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, k q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। तो यानी कि एक यूनिफॉर्मली कैसे आ गया, क्यों कैसे आ गया, लैम्डा को 2 पाई r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लैम्डा को 2 पाई r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्यों आ जाएगा, ठीक। तो रिंग की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इतना, k q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। और कैसा आ रहा है, रिंग के परपेंडिकुलर, रिंग के परपेंडिकुलर। रिंग के परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, समझ लेना अच्छे से। कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो डी कॉस थीटा की वजह से आया था ना, डी कॉस थीटा, और जो डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से, और डी कॉस थीटा कैसे आ रहा था, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है ना उस पॉइंट पे, ठीक। क्या बात समझ में आएगी ये चीज, ठीक है ना, चलो, ठीक। अगर ये हमने माना था ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है इसलिए अवे फ्रॉम द रिंग है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होती तो टुवर्ड्स द रिंग आती, लेकिन आती परपेंडिकुलर ही, ठीक है। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई? क्वेश्चंस करेंगे, नो डाउट क्वेश्चंस करेंगे, पहले सिंपल सिंपल से डेरिवेशंस देखेंगे छोटे छोटे से करके, ठीक। चलो तो पॉज करके फटाफट से ही नोट कर लो, ठीक। चलो कंसेप्ट क्या देख रहे हैं, अभी तो रिंग ही चल रहा है, ठीक है, रिंग में। अगर मैं रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, रिंग के सेंटर पे मतलब इस पॉइंट को खिसकाते खिसकाते यहीं ले आओ रिंग के सेंटर पे। अगर इस पॉइंट की रिंग के सेंटर से दूरी कितनी है x, और अगर इस पॉइंट को सेंटर पे ही ले लो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो x की वैल्यू 0 डालो, x की वैल्यू फॉर्मूले में 0 डालो, तो 0 अगर डालोगे तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। लॉजिकली भी आना चाहिए था, क्यों आना चाहिए, देखो ध्यान से, ये रिंग है, ठीक, ये सिंपली रिंग है आपकी, अब ध्यान से समझो, यहां पर अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लूं, यहां पर छोटा सा एलिमेंट लूं डीएल लेंथ का, तो इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज मानूं अगर रिंग पे, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, नीचे की तरफ। इसी के नीचे छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट लूं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही आएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट लूं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। यहाँ पर छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट लूं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, उतना ही डी। तो बेटा ऐसे डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे जो चार्जेस हैं या सिंपली छोटे छोटे एलिमेंट हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। इसीलिए सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 0, अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्लियर है ना जी, ठीक, समझ में आई ना। चलो अब ध्यान से समझना। अब इस फॉर्मूले में एक चीज और समझते हैं, क्या समझते हैं, सुनो ध्यान से। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि फॉर्मूले में x की वैल्यू 0 आई, और लॉजिक क्या है ये समझ में आया।
अगर मैं ध्यान दूं कि मैं रिंग के सेंटर पे खड़ा हूं, तो मैं सेंटर पे खड़ा हूं तो मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और फिर मैं अगर आगे बढ़ता हूं, क्या फिर मैं अगर आगे बढ़ता हूं, ठीक, फिर मैं अगर आगे बढ़ता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब सेंटर से मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, सेंटर से मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, ठीक। लेकिन अब बढ़ते 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 मैं इंफिनिटी पे चला गया। कहां पे चला गया? इंफिनिटी पे। रिंग से कितनी दूरी पे चला गया? इंफिनिटी पे, ठीक। तो फिर रिंग से इनफाइनाइट दूरी पर जाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से कितना होगा? इंफिनिटी पे जीरो होगा। रिंग की वजह से इंफिनिटी पे कोई असर ही नहीं होगा, ठीक। कितना जाएगा? जीरो। यहां कंफ्यूज मत होना, x की वैल्यू इंफिनिटी डाल देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट आ जाएगा, नहीं, नीचे भी x है और x की पावर नीचे ऊपर वाले से ज्यादा है, ठीक है। तो यहां जब तुम इंफिनिटी रखोगे ना x की जगह, तो इधर उधर थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करने पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आसानी से मिल जाएगा। तो रिंग की वजह से इनफाइनाइट दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। तो बेटा सेंटर पे भी जीरो, इंफिनिटी पे भी जीरो, और बीच में पहले बढ़ रहा था, पहले मैं सेंटर से चल रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था, और इंफिनिटी पे फिर जीरो हुआ है, इंफिनिटी पे फिर जीरो हुआ है, सेंटर पे जीरो, फिर आगे बढ़ा, फिर जीरो हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं रिंग के सेंटर से उसकी एक्सिस के अलावा आगे बढ़ता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ता है और फिर घटता है। क्यों घटेगा? बढ़ के क्यों घट रहा है? सिंपली इंफिनिटी पे जीरो होना, पहले देखो सेंटर से आगे बढ़े तो कुछ ना कुछ आया ना, जीरो से कुछ ना कुछ आया ना, तो मतलब बढ़ा होगा, और फिर इंफिनिटी पे जीरो होना तो यानी कि घटा होगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई ना? क्लियर है ना चीज? ठीक। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ड्रॉ करूं रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, ठीक, तो किस तरीके का ग्राफ आएगा अच्छे समझना, इस चीज को पहले नोट कर लेना। अब मैं ग्राफ इसी रिंग में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक, सुनना ध्यान से। ये रिंग है मान लो, यहाँ y एक्सिस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, ठीक, और इस एक्सिस पर तो डिस्टेंस ही है रिंग की एक्सिस से, मतलब उस पॉइंट की डिस्टेंस है रिंग के सेंटर से अलोंग द एक्सिस, ठीक। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूं इस रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहूं, जीरो, फिर बढ़ा और फिर घटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जीरो से पहले बढ़ा और फिर घटा। क्लियर है ना चीज? जीरो से पहले बढ़ा और फिर घटा, ठीक। और बेटा राइट साइड को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी में है, ठीक, वेक्टर साइन के साथ मतलब हमें ड्रॉ करना है सिंपली। तो ध्यान से देखना, अगर मैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव और लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव मानूं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग थी, ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग थी, तो पॉजिटिवली चार्ज रिंग थी, तो अगर मैं सिंपली इस रिंग की वजह से राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो अवे फ्रॉम द रिंग ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, तो राइट डायरेक्शन में आ रहा है और राइट को अपन ने पॉजिटिव लिया, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ ड्रॉ हुआ है, ऊपर की तरफ। वहीं रिंग के पीछे आ जाऊं, रिंग के पीछे, तो रिंग के पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, लेफ्ट में। क्यों? है तो पॉजिटिवली चार्ज रिंग ही है ना, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो उससे दूर की तरफ आना है ना, तो अगर मैं रिंग के इधर पॉइंट लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट में मतलब लेफ्ट डायरेक्शन को कैंसिल हो गया, नेगेटिव, लेफ्ट डायरेक्शन कैंसिल हो गया और नेगेटिव, और कहानी वही है कि सेंटर पे जीरो, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से इस तरफ ड्रॉ करें वेरिएशन, तो ग्राफ इस तरीके से कंटिन्यू होते हुए आएगा, ठीक, और ऐसे चला जाएगा, ठीक। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से सिंपली रिंग का वेरी करेगा, ठीक है। सिमेट्रिक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, सेम ही रहेगा बिल्कुल, ठीक। चलो अब देखो, अब ये चीज समझ में आ गई ग्राफ कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पे। ध्यान से देखो, हमें दो ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जहां पर रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पे पहुंचे हैं। मैक्सिमम पे कैसे? सेंटर पे क्या है? जीरो, ये वाई एक्सिस में जीरो वाला पॉइंट है ना, फिर बढ़ा है और फिर घटा है। यहां पर भी मैग्नीट्यूड अगर देखें तो पहले बढ़ा है फिर घटा है मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो ऐसे पॉइंट हमें मिल रहे हैं जहां पर रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हमें अचीव हो रहा है, ठीक। तो मैक्सिमम किस पॉइंट पे अचीव होगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है ना,
अब किसी भी चीज का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम निकालने की तरीका है सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को उस पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करना पड़ेगा। 11th में पढ़ा होगा, पिछले जन्म की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ हमें सिंपली डिफरेंशिएट करके एक्स की वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करना है। तो जैसे ही जीरो पुट करोगे एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये कहानी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ डिफरेंशिएशन वाली, ठीक। नहीं आए तो कमेंट करना, ठीक है। चलो, तो जब ऐसा करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिलती है प्लस माइनस आर बाय रूट टू, प्लस माइनस आर बाय रूट टू। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आर बाय रूट टू, एक प्लस में एक माइनस। प्लस में क्यों, प्लस और माइनस में अलग अलग क्यों, इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स ले रहे हैं, इधर की तरफ नेगेटिव एक्स। तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी आर बाय रूट टू और यहाँ की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर बाय रूट टू। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिलेगा कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, x की वैल्यू आर बाई रूट टू यहाँ डाल लो, वैल्यू पता पड़ जाएगी कितना मिलेगा। क्लियर है। तो ये अपनी एनालिसिस किसकी थी, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्सिस पर, ठीक। यहां तक की बात समझ में आई, फटाफट से पॉज करके नोट करो, चलो ठीक। अब एक चीज समझो बेटा, देखो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पर कितना होता है वो देख लिया था। एक्सिस पे वेरिएशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देख लिया था। रिंग की वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है ये देख लिया था। इसका लॉजिक समझ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली रिंग अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो आ रहा था, क्यों, क्योंकि अगर हम रिंग को बराबर बराबर छोटे छोटे एलिमेंट्स में अगर बांट ले तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट आ रहा था और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा था, ठीक। अब होता है कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि वो कल को आपसे पूछेगा कि पूरा वायर नहीं आधा वायर मतलब सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर की वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक। वो बोलेगा कि सिंपली वायर का क्वाड्रेंट, सर्कल का सिर्फ क्वाड्रेंट के फॉर्म में एक वायर है, 1/4 वायर है, ऐसे समझ लो सर्कल का 1/4 वायर है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक। या हो सकता है ऐसे होगा कि वो बोलेगा कि एक वायर है जो सर्कल के आर्क के फॉर्म में है जो कि 60 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रहा है तो और इस पे चार्ज है तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ये सब कहानी वो पूछेगा, ठीक। तो ऐसे केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का हर बार डेरिवेशन करने के बजाय हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं जिसमें कभी भी सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा वायर के फॉर्म में, मतलब वायर होगा और वो सर्कुलर आर्क के फॉर्म में होगा और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका होगा उसका हम सिंपली एक जनरलाइज वे बना लेते हैं, ठीक है। समझना कैसे, इसको हम फॉर्मूला या कंसेप्ट के तरीके जैसे चाहो वैसे समझ लो। इसको लिख लेते हैं अलग से, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क, ठीक, इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क, ठीक है। चलो देखो समझिए, जैसे हुआ क्या कि मान लो एक वायर था जिसको सर्कुलर आर्क के फॉर्म में आपने थोड़ा सा मोड़ दिया, ऐसे वायर था सीधा उसको बस ऐसे मोड़ दिया, ठीक, और उस पर कुछ चार्ज है, ठीक, उस पर कुछ चार्ज है। तो पूछा गया कि ये जो आर्क है या जो वायर है वो अपने सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, प्रोवाइडेड दैट कि वो जो पूरा आर्क है वो एंगल बना रहा है मान लो कुछ फाई, वो कितना एंगल बना रहा है फाई, ठीक। और इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर। फिर से वही कहानी कि लैम्डा का इस्तेमाल क्यों होगा, क्योंकि जो चार्ज होगा वो वायर की लेंथ पे बटा हुआ है। वायर के पास डायमेंशन अगर हम देखें तो कौन सी, सिर्फ लेंथ है, तो आप कौन सी चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करोगे, लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो शुरू करें, चलो। जनरल मेथड एक बार ये हो गया तो बाकी सब में आप सिंपली वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। समझना क्या करने वाले हैं अपन, समझना। जैसे मान लो ये वायर था यही, और समझ में तो आ ही गया होगा क्या करना है, डायरेक्ट तो नहीं आएगा, इंटीग्रेशन कुछ होगा। तो छोटा सा तरीका है इंटीग्रेशन का, समझ लेना
कई बच्चे क्या करते हैं, तरीका नहीं देखते, उनको तो क्या चाहिए कि बस हम फॉर्मूला देख लें हमारा काम हो जाएगा। याद रखो जिंदगी भर ये चीज कभी समझ में नहीं आएगी। डेरिवेशन को पता है, डेरिवेशन को कई बार बच्चे ये समझते हैं कि यार ये हमारे काम का नहीं है, या डेरिवेशन समझ के हम क्या करेंगे। क्लियर है ना? आप डेरिवेशन को अगर ऐसे समझो कि डेरिवेशन नहीं है, वो कंसेप्ट है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा ना किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, अगर तुम यकीन मान के चलो, जहां तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है कि अगर आपको डेरिवेशन क्लियर है, उसका कंसेप्ट क्लियर है, डेरिवेशन का दूसरा नाम कंसेप्ट ही समझ लो अच्छे से, डेरिवेशन क्लियर है तो वो क्वेश्चन किसी तरीके से घुमा फिरा लेना, आप कभी फंसोगे नहीं। जैसे कई बार ऐसा होता है, सर हम फॉर्मूला पूरा पढ़ के गए थे लेकिन उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया, हमसे क्लिक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने कंसेप्ट जो था, डेरिवेशन जो था, उसको ध्यान से नहीं देखा। अगर तुम डेरिवेशन को ध्यान से देखोगे ना, कंसेप्ट को, तो कितना भी घुमा फिरा ले, आप जब रिकॉल करोगे चीज कि डेरिवेशन ऐसे हुआ था, तो उस डेरिवेशन में चौथे स्टेप में ये बदलाव है इस क्वेश्चन में, तो आप अपने आप उस ट्रैक पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको क्वेश्चन ले जाना चाहता है। ठीक है, समझ लो। देखो हमने क्या किया कि वायर के सेंटर से एक एक्सिस पास कराई, ठीक, जो वायर को बराबर हाफ में बांट रही है। ठीक है, अब क्या किया हमने कि वायर का छोटा सा सेक्शन लिया, वायर का हमने क्या लिया, छोटा सा सेक्शन लिया, जो कि मान लो डीएल लेंथ का है। अभी समझ में आ जाएगा कितनी लेंथ का है, वो भी क्लियर हो जाएगा, डीएल लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझना। वायर का हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया, ठीक, यहां पे, ठीक, जो वायर, ये जो डी छोटा सा सेक्शन लिया है ना वायर, ये अब एंगल जो है सबस्टेंड कर रहा है, मान लो सेंटर पे कुछ डी थीटा, कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है, डी थीटा। और ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है वो हमने इस एक्सिस से फॉर एग्जांपल थीटा एंगल पर जाके लिया है। इस एक्सिस से कितना एंगल पे जाके लिया है, थीटा एंगल पे लिया है। ठीक, क्लियर है चीज? चल, सेम कहानी यहां पर करते हैं, इधर हाफ, इस हाफ में, ठीक है, लेफ्ट हाफ में। तो यहां पे भी हम ना छोटा सा सेक्शन लेते हैं, उतनी ही लंबाई का, ठीक। अभी समझ में आ जाएगा आपको कितनी लंबाई बन रही है वो, ठीक। वो सेक्शन भी हमने यहां से सेंटर से कितने एंगल पे लिया है, थीटा पे, और जो कि वो जो छोटा सा पार्ट है, वो पार्ट भी अपने सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है डी थीटा। ये टोटल जो एंगल है ना, ये वाला, ये जो एंगल आ रहा है, ये जो छोटा सा हिस्सा है वो अपने सेंटर पे ये जो एंगल सिंपली बन जाएगा, ये कितना है, डी थीटा। ठीक, सेम कहानी है। ठीक है, अब समझो, वायर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है आर, ये जो रेडियस है वो क्या है, आर। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आर। ठीक, अब एक चीज समझना, हमें फॉर्मूला एक पता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, तो आर्क, ये आर्क का मतलब आर्क लेंथ, तो आर्क को क्या लिख सकते हो, एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस आर्क की लंबाई देखना चाहूं, इतने से आर्क की, तो इसका एंगल कितना सबटेंड कर रहा है वो सेंटर पे, डी थीटा, और रेडियस कितना है उसका, आर। तो इतनी सी लेंथ की लंबाई कितनी हो गई, आर्क लेंथ मतलब कितनी हो गई, आर्क लेंथ हो गई थीटा इंटू रेडियस, तो कितनी हो गई, आर डी थीटा। सिंपली इसकी भी कितनी हो गई, आर डी थीटा, आर डी थीटा, आर डी थीटा लंबाई हो गई। ठीक, चल, और यहां तक की बात क्लियर है ना। ठीक, चल, ये हमने लिख लिया। अब सुन, ये छोटा सा सेक्शन हमने लिया है, इस पे अपन चार्ज मान लेते हैं कि डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। ये जो छोटे छोटे सेक्शन लिए हैं, इन पे कितना कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, डी क्यू। डी का शब्द का मतलब समझते हो ना, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, मतलब पॉइंट चार्ज की तरह उसे ट्रीट कर सकते हो। ठीक, अब सुनना, ये जो आर डी थीटा वाला पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज, ये इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस जगह पे इतना सा सेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जस्ट अवे फ्रॉम इट। तो मान लो इसने प्रोड्यूस किया डी, कितना प्रोड्यूस किया, डी। सेम कहानी यहाँ पे, ये जो आर डी थीटा का पॉइंट चार्ज है, छोटा सा पॉइंट चार्ज है, ये भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, सिंपली डीई, कितना प्रोड्यूस करेगा, डी। ठीक, चलो देखो, ध्यान से समझो इसे, अच्छे से देखने से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये वाली जो लाइन थी, इसी को खींच के आगे कर दिया है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और सिंपली ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक,
ये डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से, ये डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से। ठीक, चलो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करते हैं। ठीक, एक तो कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, कौन सा, डीई साइन थीटा इसका, और इसका नीचे की तरफ आ जाएगा, इसी वाले का नीचे की तरफ आ जाएगा डीई कॉस थीटा। ठीक, सिमिलरली इस डीई का इधर की तरफ कितना आ जाएगा, डीई साइन थीटा, और इस डी का इधर की तरफ इसी की डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, सिंपली डीई कॉस थीटा। अब समझ में तुम्हें एक चीज आ चुकी होगी कि अपनी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, क्या होने वाली है, क्या कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें सिर्फ डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है। क्यों करना है, क्यों करना है, क्योंकि डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। ठीक, मतलब इस छोटे से आर्क में जो भी छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे उन सब की वजह से इधर और इधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स कैंसल आउट हो रहे हैं। ठीक है, सिंपली एक ही कंपोनेंट आ रहे हैं ऐड होके जो इस वायर से अवे फ्रॉम द वायर आ रहे हैं, ऐसे समझ लो। क्लियर है ना ये चीज। ठीक, अगर नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स द वायर आते इस तरीके से। क्या यहां तक की बात समझ में आई ना आपको, तो आइडिया आपको लग चुका होगा, तो ध्यान से समझो। तो हम यहां पर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा कंप्लीट 2 डी कॉस थीटा लिख दो, 2 डी कॉस थीटा। इन दोनों हमने दो एलिमेंट ले लिए बस। ठीक है, इन दोनों की वजह से यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 2 डी कॉस थीटा। अब ये एलिमेंट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये एलिमेंट कहां, अगर इस एलिमेंट को यहां ले आऊं, यहां पे इसको खिसका के यहां ले आऊं, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, फिर इस एलिमेंट को पूरा खिसका के यहां तक ले आऊं, पूरा खिसका के यहां तक ले आऊं, तो ये टोटल एंगल यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, सिंपली यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, सिंपली आपका बोलो, यहां से यहां तक का टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपका। ठीक, देखो, अच्छा अपन ने ये टोटल एंगल फाइव लिया था, अपन एक काम कर लेते हैं, ये फाइव और ये फाइव ले लेते हैं। ठीक, चलो तो थीटा की वैल्यू यहाँ इस वाले एलिमेंट पे, अगर इस वाले एलिमेंट को यहाँ ले आए तो थीटा की वैल्यू 0, और पूरा घुमा के ले आए तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना, 5। तो टोटल इंटीग्रेशन थीटा की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक के लिए करना है, 5 तक के लिए। ठीक, चलो करते हैं इंटीग्रेशन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2 डीई, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। ठीक, तो पहले मैं डीई की वैल्यू लिख देता हूं, डीई क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, डी क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच वी हैव कंसिडर्ड ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट। ठीक, अब के अपॉन आर स्क्वायर, चार्ज की वैल्यू बताओ, चार्ज लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज क्या हो जाएगा, सिंपली लैम्डा इनटू लेंथ, चार्ज क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू लेंथ। तो हमें सिंपली इतना चार्ज चाहिए डी क्यू, तो हमें लैम्डा में इसी की लंबाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें छोटा सा चार्ज चाहिए डी क्यू, तो हमें लैम्डा में उसी की लंबाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लंबाई कितनी है, आर डी थीटा, कितनी है, आर डी थीटा। तो सिंपली यहां पे क्या लिखोगे, आर डी थीटा इंटू लैम्डा, यहां से आर से एक आर कट जाएगा, तो डीई की वैल्यू आपकी क्या बचेगी, के लैम्डा बाई आर डी थीटा, के लैम्डा बाई आर डी थीटा। ये डीई की वैल्यू आ गई। अब पुट करते हैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे पुट करें। देखो ध्यान से समझते जाओ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हुआ आपका 2 के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से लेके 5। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा बाई आर, कॉस थीटा क्या होता है, सिंपली कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक, तो और थीटा की वैल्यू 0 से 5। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली कितना आ गया, 2 के लैम्डा बाई आर साइन 5, 2 के लैम्डा बाई आर साइन 5। क्या यहां तक की बात समझ में आई? तो इस वायर की वजह से कंक्लूड कर दें इस छोटे से वायर की वजह से जो सर्कल के आर्क के फॉर्म में था, उसके सेंटर पे सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आया, 2 के लैम्डा बाई आर साइन 5। ठीक, तो कंक्लूड करें अगर इसे, सिंपली समझना ध्यान से, पॉज करके लिख लेना इससे पहले। क्या हो जाएगा ये, सिंपली
कंक्लूजन कि ये हमारा वायर था, ये सिंपली अपना वायर था, ठीक, जो कि अपने सेंटर पे टोटल एंगल कितना सबटेंड कर रहा था, 2 फाई। कितना कर रहा था, 2 फाई। फाई और फाई कर दिए थे ना तुमने, तो कितना कर रहा था, 2 फाई। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट अगर पॉजिटिव है और कितना आ जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर साइन फाई, 2k लैम्डा बाई आर साइन फाई, ठीक है। तो ये सर्कुलर आर्क के फॉर्म में हो गया। अब जैसे हम बोले कि यहां पे अगर ये सर्कुलर आर्क ना होके पूरी रिंग होती, पूरा सर्कल होता, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता, पूरी रिंग होती तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता। अगर ये रिंग होती तो 2 फाई की वैल्यू कितनी होती, 360 डिग्री। तो फाई की वैल्यू कितनी होती, 180 डिग्री। फाई की वैल्यू कितनी होती, 180 डिग्री। साइन 180, यहाँ पे फाई की वैल्यू 180 पुट करो तो साइन 180 क्या आ जाता, 0। अगर ये रिंग होती तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाता। क्या यहां तक की बात समझ में आई? ठीक। अब समझो कैसे अप्लाई करना है इसे सिंपली देखो अच्छे से। अगर मान लो ये सेमी सर्कुलर वायर होता, एग्जांपल के तौर पे ये सेमी सर्कुलर वायर होता, या क्वेश्चन समझ लो इसे कि एक सेमी सर्कुलर वायर है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है उसने, ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो सिंपली आप ऐसे समझो, इस केस में टोटल एंगल, यहां सेमी सर्कल कैसे बनाओगे, यहां से लेके यहां तक, तो टोटल एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री, 180। तो 2 फाई की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। फाई की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर साइन फाई यानी कि साइन 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2k लैम्डा बाई आर, ये हो जाएगा सेमी सर्कुलर वायर होता है। जनरल फॉर्मूला बना दिया। अब कैसा भी वो आर के फॉर्म में थे, आप बस कन्वर्ट कर दो इसे। क्लियर है, ठीक। जैसे और देख लेते हैं, इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलो और एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो एक वायर है और आर के फॉर्म में ये एंगल 90 डिग्री। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछे, अच्छा मान लो चलो वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। चलो अब इसने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट आ जाएगा। पहली बात तो इधर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना, 2k लैम्डा बाई आर साइन, अब बताओ फाई की वैल्यू क्या डाली, फाई की वैल्यू कितना डाली। इस वायर का टोटल एंगल कितना था, 2 फाई। इस वायर का टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस वायर का टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी कि 2 फाई की वैल्यू कितनी है, 90। तो फाई की वैल्यू कितनी हुई, 45 डिग्री। तो साइन 45, तो ये कितना, साइन 45 क्या होता है, 1/√2। तो 1/√2 लिखोगे, 2 इधर है तो क्या बचेगा, √2k लैम्डा बाई आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिंपली मैग्नीट्यूड अगर लिखें √2k लैम्डा बाई आर, √2k लैम्डा बाई आर, ये एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो सिंपली √2k लैम्डा बाई आर था, √2k लैम्डा बाई आर आ गया। अब अगर मान लो वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसका इधर कंपोनेंट ले लो, ये इधर कंपोनेंट, ये 45 डिग्री है, बीचों बीच आएगा बिल्कुल। तो ये 45 डिग्री है, तो इधर की तरफ कितना आ जाएगा, cos 45, √2k लैम्डा बाई आर cos 45, और इधर की तरफ कितना आ जाएगा, √2k लैम्डा बाई आर sin 45, ठीक है। इधर की तरफ कंपोनेंट कर दो। तो अगर वेक्टर फॉर्म में इसे लिखना चाहो सिंपली, तो वेक्टर फॉर्म में आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड की √2k लैम्डा बाई आर cos 45, cos 45 और √2 कट जाएगा सिंपली। तो आप क्या लिख सकते हो, k लैम्डा बाई आर आई कैप, पॉजिटिव एक्स में तो प्लस आई कैप, और ये नेगेटिव वाई में आ रहा है तो sin 45 और √2 ये भी कट जाएगा, माइनस k लैम्डा बाई आर जे कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में इतना आ जाएगा। क्लियर। तो वायर कभी भी सर्कुलर आर्क के फॉर्म में अगर दिया हो तो आप इस तरीके से प्रोसीड करोगे। क्या यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है ना, ये चीज पक्का, ठीक। चलो देखो, अब रिंग पे बेस्ड जो हमने सिंपली सर्कुलर रिंग ली थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन ये बन जाता है, तो अभी बताता हूं क्या, सुनना ध्यान से।
एक क्वेश्चन ये होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक रिंग है, ठीक है, ठीक, इस रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी है, या चलो चार्ज ही लिख लेते हैं, चार्ज है Q कूलम, टोटल चार्ज है Q कूलम, ठीक, और इसके सेंटर पे एक -Q अमाउंट ऑफ चार्ज रखा हुआ है, ठीक, और रिंग का जो रेडियस है वो है R, रिंग का रेडियस कितना है R। अब मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा कि रिंग की वजह से, रिंग पे जो चार्ज है मतलब उसकी वजह से सेंटर पे रखे हुए -Q चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन -Q ड्यू टू रिंग कितना आ जाएगा, जीरो क्यों आ जाएगा, क्योंकि रिंग के सेंटर पे सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा रिंग की वजह से उसके सेंटर पे, तो -Q पे फोर्स कौन लगाएगा, ठीक। क्वेश्चन अब मेन अपना ये स्टार्ट होता है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ -Q if it is slightly displaced from center, if it is slightly displaced from center, ये पूछ रहा है उसने, क्लियर है चीज, ठीक। चलो अब ध्यान से ये क्वेश्चन नोट कर लो, मैं क्वेश्चन में ही फिर बताऊंगा, इसी डायग्राम में बताऊंगा, ठीक है। चलो अब देखो, मान लो कि जो -Q चार्ज था उसको उसके सेंटर से x आगे खिसका दिया गया, x आगे खिसका दिया गया, ठीक। अब समझना, इस Q चार्ज की वजह से, रिंग की वजह से उसके एक्सिस के ही अलोंग खिसकाया है, ठीक है, उसके एक्सिस के ही अलोंग खिसकाया है। अब इस रिंग की वजह से इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा राइट डायरेक्शन में। अभी हमने देखा था कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कहां आएगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, तो फोर्स लेफ्ट में। या सिंपली रिंग पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो रिंग इसे क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, इसे क्या करेगी, अट्रैक्ट। तो रिंग की वजह से इस चार्ज पर फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक। इस फोर्स की वजह से जैसे ही इस चार्ज को रिलीज किया गया, यहां से खींच के लाए और रिलीज कर दिया, ये चार्ज फटाफट से एक्सेलरेट होते हुए आएगा, एक्सेलरेट होते हुए आएगा, ठीक। जब ये चार्ज सेंटर पे पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ स्पीड अचीव कर चुका होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी अचीव कर चुका होगा, और रिंग की वजह से सेंटर पे कोई फोर्स लगेगा नहीं चार्ज पर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन वेलोसिटी होने की वजह से चार्ज यहां रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो जब वो आगे बढ़ेगा तो फिर अब रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो चार्ज को पीछे की तरफ खींचने लगेगा, वापस पीछे की तरफ खींचने लगेगा। तो स्पीड अब उसकी जैसे ही सेंटर को क्रॉस करेगा, स्पीड उसकी कम होने लगेगी और एक समय पे आके फिर से जीरो हो जाएगी, फिर से जीरो हो जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर रिंग उसे खींचेगी तो वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, तो वो क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। चार्ज क्या करेगा, ऑसिलेशन। और छोटा सा अगर डिस्प्लेसमेंट मतलब थोड़ा सा ही खिसकाया होगा सेंटर से, तो एसएचएम करेगा। तो क्या करेगा, एसएचएम। तो हमें एसएचएम के टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सुनो, आई थिंक आइडिया लग चुका होगा क्या करना है। जैसे हम फोर्स निकालें, फोर्स ऑन -Q ड्यू टू रिंग लिखें। अभी जब चार्ज को यहां पे रखा है तो फोर्स कितना लगेगा वो लिखें। तो फोर्स क्या हो जाएगा, सिंपली चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इक्वल्स टू सिंपली चार्ज इनटू मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं अभी, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। आपको साफ समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में कराया है, फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। एसएचएम की कंडीशन को फॉलो करने के चांस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से उसके सेंटर से एक्स दूरी पे क्या पड़ा था, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक की बात समझ में आई ना आपको, ठीक। चल अब ध्यान समझना, ध्यान से, क्या छोटा सा लॉजिक समझ में आएगा होगा, ठीक है।
सिंपली अगर इस चार्ज का मास मैं m मान लूं, इस चार्ज का मास भी मैंने क्या मान लिया, m मान लिया, तो फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, मास इनटू एक्सेलरेशन, k q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे नीचे स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लिखा है, मतलब सेंटर से थोड़ा सा ही किसका गया है, इसका मैथमेटिक्स में मतलब ये होगा कि जो x की वैल्यू है वो r से बहुत कम है। जब x की वैल्यू r से बहुत कम है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो r स्क्वायर से और भी कम होगी, तो आप r स्क्वायर के कंपैरिजन में एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ क्या बचेगा, ma इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ क्या बचेगा, सिंपली आर क्यू, तो मास इनटू एक्सेलरेशन के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, ठीक, आर की पावर स्क्वायर है ना, तो पावर 1/2 है, 1/2 का क्या मतलब होता है, अंडर रूट, तो आर स्क्वायर का अंडर रूट आर हो जाएगा, फिर उसका क्यूब, तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब, ठीक। तो एक्सेलरेशन यहां से क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन एम आर क्यूब एक्स, ठीक है। अब एसएचएम में याद करो एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस तो बस ये बताता था सिंपली कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे समझ में भी आ रहा है, फोर्स लग रहा है लेफ्ट में, कब, जब चार्ज, अगर इसको मैं ओरिजिन मानूं, रिंग के सेंटर को मैं ओरिजिन मानूं, तो डिस्प्लेसमेंट कहां कर रहा है, राइट में, और फोर्स कहां लग रहा है, लेफ्ट में, तो फोर्स या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, समझ में। तो यहां से हमें पता पड़ गया कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है के क्यू अपॉन एम आर क्यू। कैसे पता पड़ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस साइन आगे लगा दो, ठीक। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ के क्यू अपॉन एम आर क्यू, और टाइम पीरियड क्या हो गया, 2π/ओमेगा, तो 2π√ऑफ एम आर क्यूब बाय के क्यूब के। तो ये सिंपल सा, तो रिंग की वजह से वो चार्ज एसएचएम कर रहा है, उसके एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये, तो आंसर भी ये रहा। क्या बात समझ में आई ना, बिल्कुल ठीक, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक। चलो पॉज करके नोट करो, जो नहीं समझ में आया उसे फटाफट कमेंट करना, ठीक। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको, सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा समझ बताना। शायद जेई वगैरह में आया था, या एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था मैं याद करने की कोशिश करता हूं। पहले तो आप सिंपल सा ये लॉजिक समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा ऐसे कि ये चार्ज है, रिंग है बेसिकली, ठीक, और रिंग को हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है मान लो, ठीक, और इस पे चार्ज है टोटल क्यू कूलम, टोटल चार्ज कितना है, क्यू कूलम, और रिंग का रेडियस है मान लो आर, रिंग का रेडियस कितना है, आर, ठीक। अब रिंग के सेंटर से ऊपर, रिंग के सेंटर से ऊपर एक स्मॉल क्यूब और चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है वो रखा हुआ है, और कितनी दूरी पर रखा हुआ है, r दूरी, कितनी दूरी पर रखा हुआ है, सिंपली r दूरी, ठीक, क्लियर। अब ध्यान से समझना, रिंग की वजह से इस जगह पर, रिंग की वजह से इस जगह पर, इतनी जगह पे, यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वेरिएशन देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है, मैं आपको क्वेश्चन डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है, वो इस तरीके से होता था, वो इस तरीके से होता था, ठीक। चलो अब मेरा क्वेश्चन ये है, सुना, एक्चुअली मैं आपको हिंट ही दे रहा हूं, पूरा क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा उसका पूरा हिंट ही दे रहा हूं, ठीक। जैसे यहां पर जब चार्ज रखा है ये, इस चार्ज पर ऊपर की तरफ रिंग की वजह से फोर्स लगेगा Q इंटू ई, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक, जो कि हो सकता है कि बैलेंस करे इस चार्ज के वेट को, जो कि कितना होगा, mg, ठीक, बैलेंस करे इसके वेट को, ठीक, क्लियर है जी। कब बैलेंस करेगा, जब QE की वैल्यू mg, तो यानी कि जहां पर ये बैलेंस कर रहा होगा, जहां पर ये बैलेंस कर रहा होगा, ये दूरी मान लो कुछ आर ही है, चलो आर ही मान लो, ठीक, जहां पर ये बैलेंस कर रहा होगा वो जगह इस चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम हो गई, वो जगह इस चार्ज के लिए क्या हो गई, इक्विलिब्रियम, ठीक। अब सुनना क्वेश्चन क्या है, सुनना कि
हो सकता क्या होता है कि रिंग की वजह से दो अलग अलग पोजीशन पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है। रिंग की वजह से दो अलग अलग डिस्टेंस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, सेम मैग्नीट्यूड आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, क्यों? देखो ग्राफ देखो ध्यान से, R1 पर भी वही मैग्नीट्यूड है, आगे बढ़ोगे तो R2 पर भी वही मैग्नीट्यूड है, कुछ मान लो E डैश। ठीक है, R1 पर भी वही मैग्नीट्यूड है, R2। तो ऐसे समझो क्वेश्चन ये है कि R1 और R2 पर रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो डिस्टेंस है ना, एक बार R1 है, ये डिस्टेंस कितनी है, एक बार R1 है और एक बार R2 है। कौन सी कम है कौन सी ज्यादा, साफ साफ समझ में आ रहा होगा, R1 कम है और R2 ज्यादा है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ये एक बार R1 डिस्टेंस है चार्ज की और एक बार R2 डिस्टेंस है, और दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना था जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके वेट को बैलेंस कर रहा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, R1, जिसपे R1 पे भी वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बैलेंस हो रहा होगा उसका वेट, और R2 पर भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो उस चार्ज के वेट को बैलेंस करने के लिए बराबर है। लेकिन क्वेश्चन अब क्या है, क्वेश्चन एक्चुअल में अब आया, उसका आंसर करना कि R1 और R2 में से कौन सी पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी। R1 और R2 में से कौन सी पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक, ट्राई करना, नहीं बने कमेंट करना, मैं बताऊं।